नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस आरओ के लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही है चैनल के द्वारा। 3 सेट में डाल चुका हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। आज चौथा सेट है और आज के इस वीडियो में भी कई सारे प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए जरा। 20 जनवरी 2021 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यूपीपीसीएस या आरओ की परीक्षा में रिपोर्ट के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है कि फला रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ इनमें जो है रिपोर्ट के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि रैंक क्या है, कुछ खास अगर बात रिपोर्ट में कही जाती है वो, तो इन सभी को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है अभी हाल ही में जनवरी में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का 16वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी जोखिम क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जोखिम क्या है। ऑप्शन हो सकता है जैव विविधता की क्षति, अति विषम जलवायु, संक्रामक रोग, आतंकवाद। 16वां संस्करण है ये। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम रहा कोरोना, और कोरोना एक संक्रामक रोग है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कोरोना के ऊपर कई सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को कवर करिएगा। 16वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा। विश्व जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। स्टार्टअप इंडिया की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस बार इसका फोकस क्या रखा है केंद्र सरकार ने? तो इसका फोकस है बांग्लादेश, बिम्स्टेक राष्ट्र, सार्क राष्ट्र, पड़ोसी पहले। तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 को जो है मनाया गया स्टार्टअप इंडिया की 5वीं वर्षगांठ के रूप में, और इसका फोकस रहा है पड़ोसी पहले। ऑप्शन डी इसका फोकस है, याद रखिएगा। और बिम्स्टेक राष्ट्र भी इसमें शामिल हैं। बिम्स्टेक राष्ट्र को जो है शामिल किया गया है, लेकिन फोकस जो है, जो विषय कहा जाएगा इस बार इस सम्मेलन का, वो था पड़ोसी पहले। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से जैव विविधता हेतु एक ग्रह शिखर वार्ता का आयोजन किस राष्ट्र के द्वारा किया गया? पहले तो आपको याद रखना है, एक ग्रह शिखर वार्ता किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ऑप्शन में जैव विविधता, पर्यावरण, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको, एक ग्रह शिखर वार्ता जैव विविधता से जुड़ा हुआ एक सम्मेलन है, जिसको संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किस राष्ट्र के अंदर कराया गया? फ्रांस ने होस्ट किया। डी सही जवाब है। अब विषय भी पूछा जा सकता है आपसे। तो विषय है प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें। प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें। सभी 180 देश इसमें शामिल हुए थे कॉन्फ्रेंस के जरिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। जैव विविधता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सीधा सीधा पूछेगा एक ग्रह शिखर वार्ता का आयोजन किस राष्ट्र के द्वारा जो है किया गया। एक बड़ा सम्मेलन है जैव विविधता से जुड़ा हुआ, जिसका विषय था प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें। फ्रांस, याद रखना है आपको, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020। फिर से सुनिए, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अभी जनवरी में ये रिपोर्ट जारी की गई है 2020 की। इसके अनुसार
कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है जनवरी 2021 में। इसमें बताया गया है कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके वजह से पर्यावरण को फायदा हुआ है। जी हाँ, एक सकारात्मक पक्ष ये हुआ कि झरने, समुद्र, नदियाँ ये स्वच्छ हुई हैं। इसके अलावा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी तुलनात्मक रूप से जो है कम हुआ है। उत्सर्जन कार्बन का सभी दुनिया के लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। तो पूरी दुनिया में जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई तुलनात्मक रूप से 8%, 9%, 7%, 6%। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी 7%। प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछेगा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किससे संबंधित है, किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। इस साल कोविड-19 के कारण कितने प्रतिशत वैश्विक कार्बन उत्सर्जन जो है गिरावट आई है? 7%। ये 11वां संस्करण है। इस पर प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है, याद रखना है आपको। 11वां संस्करण अभी लॉन्च किया गया है। पेरिस समझौते के तहत जो है 2 डिग्री सेल्सियस इस सदी के अंत तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हिसाब से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है हो जाएगा पृथ्वी का इस सदी के अंत तक। पेरिस समझौते के तहत 2 डिग्री सेल्सियस याद रखना है आपको। और उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 7%। 11वां संस्करण है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। चलिए, चीज़ों को बार बार बताने का मतलब ये होता है कि आपको याद हो जाए। अगर आपको दोबारा समय भी ना मिले और प्रश्न आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप सही सही जवाब दे सकें। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है 3 स्टार के साथ? पहला, यूपी के एग्जाम्स में यूपी को जो है ध्यान में रख करके करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये यूपी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक। अब तक जितने भी सहकारी बैंक बने हैं वो सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बने हैं, लेकिन देश का पहला शहरी सहकारी बैंक यूसीबी कौन सा होगा? शिवालिक बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक। तो आपको याद रखना है शिवालिक बैंक जो है, जिसका मुख्यालय सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, यह देश का पहला शहरी सहकारी बैंक है। सहकारी बैंकों का संबंध गांव, ग्रामीण क्षेत्रों से होता है, लेकिन यह देश का पहला सिटी, शहर का सहकारी बैंक है। और आरबीआई ने अभी हाल ही में 6 जनवरी को जो है इसको लाइसेंस दिया है। इसके साथ ही ये देश का पहला शहरी सहकारी बैंक बन गया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूपी के एग्जाम्स के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखना है सहारनपुर में। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2020 का 5वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया? अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट है, जो कि जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 5वां संस्करण जारी किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सी विजल 21 क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 स्टार के साथ। सी विजल 21 SEA समुद्र वाला सी विजल। पहला ऑप्शन भारत अमेरिका जापान के मध्य एक नौसेना अभ्यास है। कोविड-19 सहायता अभियान भारत के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, समुद्र के रास्ते अपने पड़ोसी राष्ट्रों की मदद करना। ऑप्शन सी भारत के सभी 13 तटवर्तीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए नौसैन्य अभ्यास। तो सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, भारत अमेरिका जापान के मध्य जो नौसैन्य अभ्यास होता है वो मालाबार है। कोविड-19 सहायता अभियान जो है ये इसमें शामिल नहीं है। इसका केवल और केवल ऑप्शन सी होगा। सी विजल 21 अगर आ जाए पेपर में तो याद रखना है कि भारतीय नौसेना का अभ्यास है ये। भारत के जितने भी तटवर्तीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं, उनको शामिल करते हुए एक मॉक ड्रिल अभ्यास हुआ है
भारत की नौसेना के द्वारा सी विजिल 21 इसका जो है नाम दिया गया है। तो सी विजिल 21 भारत के सभी 13 तटवर्तीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए भारतीय नौसेना का एक मॉक ड्रिल अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास नौसेना का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार यूपी SSC यूपीपीसीएस आरओआर में एक प्रश्न जो है पूछा जा चुका है हर 2-3 साल पे कि अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान का क्या नाम है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 हैं। तो मैत्री भारती पर प्रश्न बन चुका है, दक्षिण गंगोत्री पर भी आ चुका है। तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, हाल ही में भारत ने, डेट याद रखना है आपको, 5 जनवरी 2020 को अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को जो है रवाना किया है। 40 से 45 लोगों का एक वैज्ञानिक समूह है ये, जो कि लॉन्च किया गया है अंटार्कटिका के लिए। ये 40वां है, याद रखना है आंकड़ा आपको। 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहाँ से रवाना किया गया है, तो गोवा से किया गया है। गोवा से 43 सदस्यों वाला एक समूह। 1981 में पहली बार यह अभियान चालू हुआ था और अब 40वां अभियान भेजा गया है गोवा से। अभी तक 3 स्थायी अनुसंधान बेस अंटार्कटिका में भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कहां से रवाना किया गया है, गोवा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा किस खिलाड़ी को वनडे, T20 और टेस्ट टीम का कप्तान घोषित किया गया है, दशक का। तो बीते दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो कि वनडे, T20 और टेस्ट टीम का कप्तान जो है घोषित किया गया है आईसीसी के द्वारा, वो है महेंद्र सिंह धोनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों ही स्क्वाड्स का जो है कप्तान घोषित किया गया है आईसीसी के द्वारा, डिकेड का। हाल ही में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? इस तरह के प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊंगा इनको जो है कितने सारे सम्मान दिया गया है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्यक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहले इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बदायूं से। बदायूं से, ऑप्शन बी। भारत सरकार का दूसरा बड़ा जो अवार्ड है पद्म विभूषण, वो इनको 2018 में दिया गया था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां, नाम याद रखना है। क्या है ये? शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं ये। गुलाम मुस्तफ़ा खां नाम है इनका। बदायूं से इनका संबंध है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, बदायूं से इनका संबंध है। 2018 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1991 में पद्मश्री, फिर 2006 में पद्म भूषण और 2018 में भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार जो है द्वारा दिया जाता है किसी एक व्यक्ति को पूरे देश भर में, वो इनको 2008 में दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार ने सन 2016 में इनको प्रदेश का यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, यूपी के दृष्टिकोण से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि इनका संबंध या इनका जन्म कहाँ हुआ। तो बदायूं से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? और इस समय सभी 25 न्यायालयों में से एकमात्र महिला भी हैं ये, बाकी सभी 24 न्यायालयों में पुरुष न्यायाधीश हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है तेलंगाना राज्य की हीमा कोहली, न्यायमूर्ति हीमा कोहली। जब भी कोई चीज़ प्रथम बार हो उसको अच्छे से रट लेना है आपको, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक करंट याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने की है हाल ही में? न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक जी ने। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है मध्य प्रदेश के लिए।
अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद की रहने वाली नेहा सिंह ने श्रीमद् भगवत गीता आधारित एक मोक्ष की वृक्ष की पेंटिंग तैयार जो है किया और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है ये, दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग उत्तर प्रदेश की बेटी नेहा सिंह ने तैयार किया है। और इसका जो टॉपिक है वो क्या है, याद रखना है आपको, मोक्ष का वृक्ष। मोक्ष का वृक्ष किससे संबंधित है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। वहाँ होगा आपको महाभारत, भगवत गीता, भगवान बुद्ध, इनमें से किससे संबंधित है, तो आपको टिक करना है भगवत गीता से। भगवत गीता आधारित मोक्ष का वृक्ष पेंटिंग तैयार किया है, दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिंग है ये और नेहा सिंह ने तैयार किया है। इनका संबंध है उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश के बलिया से आती हैं। 65.72 वर्ग मीटर की पेंटिंग इन्होंने तैयार किया है। प्राकृतिक रंगों से, पूर्णतः प्राकृतिक रंगों से तैयार की गई ये पेंटिंग है मोक्ष का वृक्ष, जो कि भगवत गीता पर आधारित है और नेहा सिंह के द्वारा तैयार किया गया है। इसका जो है माप याद रखना है आपको, 62.72 वर्ग मीटर। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका जो है नाम दर्ज किया गया है। बलिया से इनका संबंध है, तो याद हो गया। चलिए, हाल ही में 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। पहला फायर पार्क, पहला पॉलिनेटर पार्क, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला फायर पार्क उड़ीसा का ही संबंध से एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में। याद रखना है आपको। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, जहाँ पे 40 से भी अधिक मधुमक्खियाँ की प्रजातियों को जो है रखा जाएगा, मधुमक्खी, बटरफ्लाई। तो सेरिकल्चर की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला पॉलिनेटर होगा हल्द्वानी, उत्तराखंड। हल्द्वानी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2 चिड़ियाघरों को मान्यता दी गई है। एक बिहार का है पटना में और एक है उत्तर प्रदेश का। तो यूपी का आपको याद रखना है, नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान, को केंद्र सरकार द्वारा जो है मान्यता प्रदान की गई है। ये किस जनपद में स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, तो आपको सही करना है गोरखपुर। सी इसका सही जवाब होगा। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान है। इसको हाल ही में जो है मान्यता प्रदान की गई है जनवरी में 2021 में। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। आंकड़ा याद रखना है आपको, टोटल 119 लोगों को। तो 15वें का सही जवाब है बी, 119, जिसमें से देखिए 7 जो भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, सिविल पुरस्कार है ये। तो 7 पुरस्कार जो है ऐसे दिया जा रहे हैं पद्म विभूषण को, 10 व्यक्ति पद्म भूषण, और सबसे जो तीसरा है निचला पद्मश्री, वो 102 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के 119 लोगों को जो है इस साल पुरस्कार दिया गया 25 जनवरी को रामनाथ कोविंद द्वारा, हमारे देश के महामहिम। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, किस देश के राष्ट्रपति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, शिंजो अबे। पूछा जा सकता है शिंजो अबे, यहाँ पे राष्ट्रपति लिखा हुआ है, मिस्टेक है। तो शिंजो अबे प्रधानमंत्री थे जापान के। शिंजो अबे को नाम याद रखना है आपको। इस साल 2021 में दिया गया है इनको पद्म विभूषण, जापान के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति यहाँ गलती से लिखा है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर से ज़्यादातर लोग गुजरात से जो है सुमेल कर लेते हैं, लेकिन याद रखना है यहाँ पे गुजरात वाला नहीं है, ये ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस बांध पर बनाया गया है, ओंकारेश्वर बांध पर, जिसकी क्षमता है 600 मेगावाट बिजली उत्पादन की। केंद्र सरकार इसको जो है
3000 करोड़ की लागत से तैयार कर रही है? किस नदी पर स्थित है ये बांध? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता 600 मेगावाट है, ओंकारेश्वर बांध पर स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? वर्ष 2021 में जो है केंद्र सरकार द्वारा एक कमेटी गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि इस साल 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती जो है मनाई जा रही है? तो सही जवाब आपको टिक करना है 125वीं। जी हाँ, 17वें का सही जवाब हो जाएगा 125वीं। याद रखना है 125वीं जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। और इनसे जुड़ा हुआ हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी हों अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। केंद्र में है इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र जी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है यहाँ पे जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल, थल, नभ युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम था एम्फेक्स 21। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जल, थल, नभ तीनों सेनाओं का एक संयुक्त युद्धाभ्यास, नाम था एम्फेक्स 21। इसका आयोजन कहाँ हुआ? 4 स्टार के साथ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जल, थल, नभ तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम था एम्फेक्स 21 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 जनवरी को जो है हुआ। चलिए, तो ये 4 स्टार के साथ प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, पूछे जाने की पूरी संभावना है। 19वें का डी है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत एक पंख अभियान शुरू किया गया है? तो ये याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, बताऊंगा अभी। हाल ही में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो संतूर वादक पंडित सतीश व्यास जी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया 2021 से। इसके अलावा आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस राज्य का जो है सम्मान है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार जो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान देती है और ये पूरे देश के संदर्भ में है। किसी भी व्यक्ति को जो है इस खास उपलब्धि के लिए जो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया जा सकता है। केवल मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सम्मान जो है व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है, चाहे यूपी का हो चाहे महाराष्ट्र का व्यक्ति हो, अगर उसकी उपलब्धि है तो मध्य प्रदेश सरकार जो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित कर सकती है। यूपी के कई सारे लोग भी राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल आपको लेटेस्ट करंट याद रखना है कि अभी हाल ही में पंडित सतीश व्यास जी को जो है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदान किया है। प्रश्न ये भी याद रखना है आपको कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? संतूर वादक। ये संतूर वादक हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है मनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी थीम क्या रखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 3 स्टार के साथ। 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव केंद्र सरकार के द्वारा जो है नई दिल्ली में मनाया गया। इससे पहले जो मनाया गया था वो लखनऊ में मनाया गया था 23वां। तो वर्ष 2021 के लिए थीम याद रखना है आपको। ये 4 थीम यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 24वें युवा महोत्सव की थीम क्या है अभी 2021 में। एक और टिक करना है, युवा उत्साह नए भारत का।
उत्साह नए भारत का 24वां युवा महोत्सव का जो है थीम विषय रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, 23वां जो है वो लखनऊ में हुआ था। ये 24वां है 2021 में। ऑप्शन ए युवा उत्साह नए भारत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाने की संभावना रहेगी। 11वां मतदाता दिवस कब मनाया गया? डेट याद रखनी है आपको, 11वां है ये, 25 जनवरी 2021 को मनाया गया 11वां मतदाता दिवस। विषय रखा गया निर्वाचन आयोग, देश का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो है मनाया गया है पूरे देश भर में 11वां मतदाता दिवस। विषय रखा गया मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। एक और प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को जो है भारत में मनाया गया है। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग होगा। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया, जिसकी थीम मैंने अभी आपको बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट भी याद रखनी है आपको 12 जनवरी। और यह भी याद रखना है कि इस साल स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई जा रही है 2021 में? तो 158 198वीं जयंती जो है मनाई जा रही है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, 198वीं जयंती इस साल केंद्र सरकार मना रही है। 24वां युवा महोत्सव जो है इस साल मनाया गया 12 से 16 जनवरी के बीच। विषय क्या रहा? युवा उत्साह नए भारत का। देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ बिठाई गई है? केंद्र सरकार 1000 करोड़ की लागत से गुजरात में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है उसका उद्घाटन किया गया। इसमें जो लिथियम है वो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। इसके बाद फिर जो है आगे का प्रोसेस होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से रिवाइज करिएगा। कम से कम अपने एक दोस्त को वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।